कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में द्विघात समीकरण का जो पिछला लेक्चर था उसमें हम बता दिए हुए थे कि बहुपद का शून्यक निकालना बता दिए हुए थे, है ना। और उसमें कुछ बताए भी थे कि द्विघात समीकरण के कितने भाग होते हैं, है ना, इसका मूल कैसे निकालते हैं, है ना। ये भी हम सिर्फ मौखिक बताए हुए थे, जिसको आज हम उसको डीप से पढ़ने वाले हैं। तो आप धैर्य बना के रखें, है ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप द्विघात समीकरण का मूल निकालना अच्छे तरीका से आप जान सकते हैं। दोस्तों, द्विघात समीकरण का मूल निकालना विद्यार्थी को परेशानी होती है इसमें, है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले इसका थ्योरी जानने वाला है। थ्योरी बहुत जरूरी होता है ना। तो थ्योरी में ही क्या होता है, सब चीज होता है, क्वेश्चनों का हल निकलता है। तो सबसे पहले हम बताए हुए थे द्विघात समीकरण के कितने भाग होते हैं, है ना, इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो बताए हुए थे एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण, क्या बोलेंगे इसको, वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण सबसे पहले हम जानने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। द्विघात समीकरण का वर्गीकरण दोस्तों, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका वर्गीकरण जो हुआ है दो भागों में हुआ है। जैसे कि पहला था शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा था अशुद्ध द्विघात समीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। तो इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, विभाजित किया गया है। एकदम आसान भाषा में इसको पढ़ेंगे, है ना। इसमें टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है ना, आप आराम से पढ़िए, है ना। तो क्या है इसका जो इसका वर्गीकरण किया गया है दो भागों में किया गया है। पहला जो है क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा क्या है दोस्तों, तो दूसरा है अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसको मिश्रित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मिश्रित द्विघात समीकरण भी इसको बोलते हैं। तो आपको इतना तो याद हो गया होगा, द्विघात समीकरण दो भागों में विभाजित किया गया है द्विघात समीकरण को। और इसका जो पहला भाग है वो है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा है वो है अशुद्ध यानी मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको कभी भी आप द्विघात समीकरण पढ़े तो आपको याद पता होना चाहिए कि इसमें शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। तो सबसे पहले अब जानने की बारी है शुद्ध द्विघात समीकरण की। शुद्ध द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण दोस्तों उसको बोलेंगे जिसमें क्या होता है, जो समीकरण में क्या होता है दोस्तों, बहुपद के समूह में क्या होता है, एक चर होता है अचर भी होता है। तो इसमें क्या होता है, इस समीकरण में जो चर का मान होता है वो क्या होगा, वो होगा वर्ग के रूप में होगा। क्या होगा, तो वह वर्ग के रूप में होगा। यानी क्या होता है, वो c का मान जो होता है वो वर्ग के रूप में होता है, ठीक है। और b इज इक्वल टू किसका होता है, जीरो होता है। b इज इक्वल टू यानी जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक वो जीरो होता है, वहां पे कुछ नहीं होता, b का मान वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन इसको लिख लीजिएगा, वैसी समीकरण, क्या लिखना है इसको, वैसी समीकरण जिसमें जो चर का मान होता है, जिसमें क्या होता है, चर का मान वर्ग के रूप में रहता है, वर्ग के रूप में रहता है, उसे शुद्ध
द्विघात समीकरण कहते हैं। इतना आपको याद हो चुका होगा। वैसी द्विघात समीकरण है ना, जिसमें क्या होता है, जो चर का मान होता है वो क्या होता है, वर्ग के रूप में रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको ये भी याद रखना है, आपको इसका व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस सी। क्या होता है, ax² प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये इसका व्यापक रूप है। एवं क्या होता है, एवं यहाँ पे होता है b इज इक्वल टू 0। क्या होता है, b इज इक्वल टू 0 होता है, यानी b के जगह पे कोई मान ही नहीं होता है, x का जो गुणांक होता है वहां पे कोई मान नहीं होता है। तो ये क्या है, एक शुद्ध द्विघात समीकरण है। इतना आपको याद हो गया। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x² प्लस 16। जो यहाँ पे चर का मान है, चर तो ये है, चर का मान क्या है, यहाँ पे वर्ग के रूप में है, वर्ग के रूप का है, इसलिए ये क्या है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है ना। इसका हल बहुत आसान होता है, आगे हम हल भी जानने वाले हैं, तो प्लीज आप धैर्य बना के रहिएगा, है ना। इसमें मूल निकालने वाले हैं शुद्ध द्विघात समीकरण का, इसके बाद पहले अशुद्ध द्विघात समीकरण इसको भी जानेंगे, उसका भी क्या निकालना है, हल निकालना है, वो भी हम जानने वाले हैं। तो आप पा रही है किसका, शुद्ध द्विघात समीकरण में कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। वैसी समीकरण जिसमें चर का मान क्या होता है, वर्ग के रूप में रहता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस सी बराबर क्या होता है, 0, जहाँ b इज इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। x² है ना, 3x² प्लस 16 ले लिए, जो इसका क्या होगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप क्या होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस का 9, ये भी लिख सकते हैं, या 4x² बराबर आप लिख सकते हैं 36, जो क्या होगा, चर का मान जो होगा वर्ग के रूप में रहेगा। ठीक है, वर्ग के रूप में रहेगा। आप दोस्तों अशुद्ध द्विघात समीकरण को जानने से पहले, अशुद्ध द्विघात समीकरण को जानने से पहले इसका हम पहले हल निकालने सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, इसका पहले हल निकालना हम सीखने वाले हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण को हल निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, दो तरीकों से इसका हल निकालते हैं। कितना तरीका है इसमें, तो दो तरीका है। पहले क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल निकालना। क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल निकालकर इसका क्या होता है, हल निकाला जाता है और मूल निकाला जाता है। ठीक है, और दूसरा जो विधि होता है, दूसरा विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि होता है। दूसरा विधि क्या होता है, तो गुणनखंड विधि होता है। इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है, पहला विधि क्या है, वर्गमूल निकालना, और दूसरा विधि क्या है, तो गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनिंग आप लिख लीजिएगा। चलिए, शुद्ध द्विघात समीकरण के हल निकालने की विधि, क्या लिखना है, शुद्ध द्विघात समीकरण के हल निकालने की विधि लिखेंगे। शुद्ध द्विघात समीकरण के हल निकालने की विधि, ठीक है। क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण के हल निकालने की विधि, जो क्या होता है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है वर्गमूल निकालकर, और दूसरा क्या होता है, गुणनखंड निकालकर, है ना, गुणनखंड विधि द्वारा। तो विधि जो है, विधि जो पहला विधि है वो क्या है, जो पहला विधि है वह वर्गमूल द्वारा है, वर्गमूल विधि है। ठीक है, और दूसरा जो है गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। इतना समझ लीजिए, पहला जो क्या है वर्गमूल विधि है, और दूसरा क्या है, तो गुणनखंड विधि है। पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या लिखना है, एक क्वेश्चन ले लेना है। जैसे कि मान लीजिए
क्वेश्चन है 4x, क्या हो गया भाई, इसका इंक खत्म हो गया लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हम लिए हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है ना, इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, वर्गमूल विधि द्वारा इसका हल निकालेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले करना क्या है, तो एक्स स्क्वायर का जो पद है ना, जो पद है एक्स स्क्वायर वाला, उसको अलग करना है, और 9 जो है उसको क्या भेजना है, बाहर भेजना है। क्या भेजना है दोस्तों, बाहर भेजना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 9 बराबर के उस साइड हो जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर 9, इसको अलग हम कर दिए हैं। अलग करने के बाद हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर सॉरी आप 2 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा चल नहीं रहा। तो चलिए, जैसे कि आप देखें यहाँ पे क्या था, 4x स्क्वायर प्लस का कितना था, 9 बराबर का 0। ये हम क्वेश्चन लिए हैं, ये हम क्वेश्चन ले लिए हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले 4x स्क्वायर को बराबर कर दिए 9 को बराबर कर दिए किससे, तो 4x स्क्वायर से। यदि हम x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना, 9 जो है वो किसके नीचे आ जाएगा, 9 के नीचे 4 आ जाएगा। इतना क्लियर है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 का बट्टा का 4 हो जाएगा। यदि अब हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पे सिर्फ x का मान निकालेंगे, तो क्या है दोस्तों, स्क्वायर यदि बराबर को उस साइड उसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के बराबर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रूट अंडर का क्या हो जाएगा, 9 बट्टा का 4, ठीक है, 9 बट्टा का 4। इसका मान दोस्तों प्लस माइनस दोनों के रूप में होता है, ठीक है। ये सिर्फ प्लस नहीं और सिर्फ माइनस नहीं, ये दोनों रूप का होता है, प्लस माइनस रूट अंडर 9 बट्टा 4। यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, 3 बट्टा का 2। तो इसका जो मूल निकलेगा वो प्लस का 3 बट्टा 2 और माइनस का 3 बट्टा 2, कितना आएगा, प्लस का 3 बट्टा 2 और माइनस का 3 बट्टा 2। तो हल यानी मूल जो आया वो क्या आया, तो -3 बट्टा 2 और 3 बट्टा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था वर्गमूल विधि द्वारा इसका हल था, ठीक है। उसके बाद हमको जानना है क्या, तो गुणनखंड विधि द्वारा इसका हल कैसे निकालते हैं, तो तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको क्लीन करने के बाद यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि को हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ पे, 4x स्क्वायर माइनस का 9 है, 4x स्क्वायर माइनस का 9 है। इसको कैसे हल इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ सकता है। जैसे इसको लिख सकते हैं कितना, 2x का स्क्वायर, है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ये इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड हम जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी गुना का a माइनस बी होता है, ठीक है। ये याद है तो कोई बात नहीं है, आसानी से ये बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है a, देखो एक फार्मूला भी आप लिख लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी गुना का a माइनस बी होता है। इस पे आधारित ये प्रश्न है ना। इसका हल निकालना है यानी मूल निकालना है। तो क्या होगा, ये इसका ये हल होगा 2x प्लस
3 है ना, कॉमा गुना में हो जाएगा कितना 2x माइनस 3। ठीक है, बराबर का क्या करना है दोस्तों, समीकरण है तो इसको जीरो कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे ये जीरो था, ठीक है, यहाँ पे जीरो था, इसको जीरो के बराबर कर देना है। यदि आप देख सकते हैं इतना गुना इतना बराबर जीरो है, तो आप देख सकते हैं 2x प्लस 3 बराबर जीरो और 2x माइनस 3 बराबर जीरो। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 बराबर को जीरो कर देंगे और इधर क्या कर देंगे 2x माइनस का 3 बराबर को जीरो कर देंगे। यदि 3 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा माइनस, और 3/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर, इसे x भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा x का मान, x का बराबर यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 3, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, और x से 2 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भागे में आ जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका मान भी क्या हो जाएगा, ये मूल और ये मूल, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी मूल बराबर क्या हुआ, मूल बराबर प्लस का 3/2, वो प्लस लिखते हैं ये, और कॉमा का माइनस 3/2, ये हमारा आंसर आया जो गुणनखंड विधि से आया। कितना किस चीज से आया, तो गुणनखंड विधि से आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, है ना, इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। तो यदि आपको सेशन में कुछ समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए, और इस तरीका से टॉपिक बाय टॉपिक मैथ का सिलेबस पूरा करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, है ना। आपके एक लाइक से मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ते रहिए और सेशन को लाइक करके और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे अच्छे से पढ़ते होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।